Good morning, everyone. So, we have started Gauss theorem and its applications, and we have discussed its first application. So, today's topic is second application of Gauss theorem, that is expression for electric field intensity due to a thin uniformly charged sheet. Okay. सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है एंड उस शीट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू कंसिडर अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ठीक है, सो सी हियर, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है जिसका सरफेस एरिया कितना है S एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा. तो हमें इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. तो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, वही स्टेप्स जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट स्टेप क्या था? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी एक, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. ओके, सो दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. सपोज ये हमारे पास क्या है, एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है एंड हम मान लेंगे कि हमारी शीट वर्टिकल प्लेन में पड़ी हुई है, मीन्स कुछ ऐसे पड़ी हुई है. अज्यूम करें कि ये शीट क्या है, थिन. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो हम अज्यूम कर सकते हैं ये शीट क्या है, थिन. अब देखो इस शीट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना. तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड्स. तो हम क्या करेंगे, इस शीट के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे. तो फर्स्ट राइट साइड अगर हम देखें, शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी. ठीक है, तो मीन्स ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉरवर्ड डायरेक्शन है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शीट के राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, टुवर्ड्स राइट. ओके, अब देखो लेफ्ट साइड, शीट के लेफ्ट साइड शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड्स. तो मीन्स लेफ्ट साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, आउटवर्ड्स. मीन्स ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन. या फिर हम बोल सकते हैं कि शीट के लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, तो हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करें. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस शीट से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट. एंड इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया. थर्ड स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना. तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है शीट के राइट साइड, उतने ही डिस्टेंस पर एक पी डैश पॉइंट शीट के लेफ्ट साइड कंसीडर हम कर लेंगे. ठीक है, इसलिए कि हमारा गॉसियन सरफेस जो है वो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो. ठीक है, अब इन पॉइंट्स पर देखें, ये पॉइंट शीट के राइट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड. ये पॉइंट शीट के लेफ्ट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड. मीन्स जो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं पी एंड पी डैश, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट. सी हियर, by symmetry direction of electric field is radially outwards. Also it must have same magnitude but opposite directions at points P and P dash equidistant from the sheet. तो पॉइंट्स P एंड P डैश क्या है, हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स. इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पर अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट. बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द शीट. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पर एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, सो नाउ
consider a cylindrical Gaussian surface which ends on these points P and P dash. Okay, see here हमारा Gaussian surface कैसा होगा, cylindrical, एंड वो सिलेंडर इस शीट में से क्या करेगा, पास करेगा एंड एंड करेगा ऑन पॉइंट्स P एंड P डैश. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये है हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब भी हम सिलेंडर ड्रॉ करेंगे कितने रीजन्स कंसीडर करेंगे, 3. उनमें से 2 होंगे सर्कुलर कैप्स एंड एक होगा कर्व्ड सरफेस. तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये सर्कुलर कैप क्या है हमारा फर्स्ट रीजन, एंड ये कर्व्ड सरफेस क्या है हमारा सेकेंड रीजन, एंड ये सर्कुलर कैप क्या है हमारा थर्ड रीजन. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किए थे. ये हमारे पास गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है. इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम सिलेंडर के 3 रीजन्स के लिए डिवाइड करेंगे. ओके, एंड तीनों रीजन्स में हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. ओके, सो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज फर्स्ट रीजन में ये डॉट ही हमारा ds स्मॉल एरिया एलिमेंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शीट के कारण पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है, तो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने स्पेसिफाई कर दी. अब सेकेंड रीजन में पहले हमें ds चाहिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट चाहिए. तो हम इतना सा स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं. अब देखो शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इस रीजन में स्मॉल एरिया एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स. तो शीट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. ओके, एंड थर्ड रीजन में तो हम ऑलरेडी डायरेक्शन बता चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये टूवर्ड्स राइट. तो मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, सो अब हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे. सीन फर्स्ट रीजन क्या है हमारा, सर्कुलर कैप. तो सर्कुलर कैप में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर. तो इसके परपेंडिकुलर तो यही डायरेक्शन है हमारे पास, तो ये है ds वेक्टर. ओके, सेकेंड रीजन में ये है हमारे पास एरिया एलिमेंट ds. तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन आ रही है, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है. तो ये होगा हमारा एरिया वेक्टर ds वेक्टर. देखो परपेंडिकुलर है सरफेस के. अब थर्ड रीजन फिर से सर्कुलर कैप है, तो सर्कुलर कैप के परपेंडिकुलर यही डायरेक्शन आएगी हमारे पास. ठीक है, तो ये है हमारा एरिया वेक्टर, एंड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ग्रीन से ड्रॉ की है. ठीक है, तो तीनों रीजन्स में अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है. तो अब हम यहाँ से इनके बीच में एंगल जो है उसे स्पेसिफाई कर देते हैं. सी फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों में थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री. सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड है, मीन्स x एक्सिस के अलोंग है, एरिया वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री. ओके, थर्ड रीजन में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री. ओके, सो नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम. तो ये है हमारे पास गॉस थ्योरम का फॉर्मूला. ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम सिलेंडर के तीनों रीजन्स के लिए लिखेंगे. सो ये क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इन फर्स्ट रीजन प्लस इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इन सेकेंड रीजन प्लस ऐसे ही थर्ड रीजन में मैंने लिख दिया, एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे. डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें तीनों रीजन्स में थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो तीनों रीजन्स में मैंने थीटा की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है यहाँ पर. इन रीजन 1 थीटा इज़ 0 डिग्री, रीजन 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, रीजन 3 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री. तो इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे. सो इंटेग्रल ऑफ EDS कॉस 0 डिग्री इन फर्स्ट रीजन, ऐसे ही कॉस 90 डिग्री आएगा सेकेंड रीजन में, ऐसे ही थर्ड रीजन में कॉस 0 डिग्री आएगा. ठीक है, एंड राइट साइड हमारी सेम ही चल रही है q बाई एप्सिलॉन नॉट. हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है एंड cos 90 की वैल्यू 0,
तो अब यहाँ पर देखो ये सेकंड वाला फैक्टर जो है ये क्या बन जाएगा 0, बिकॉज cos 90 आ रहा है। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स बचेंगे, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, ठीक है। सो वही लिखा है मैंने, इंटेग्रल ऑफ EDS प्लस इंटेग्रल ऑफ EDS cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ पर अब हम रीजन्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड वही चलेगी सेम, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनको जब हम ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटेग्रल ऑफ EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, गॉसियंस सरफेस का सिग्निफिकेंस यूज़ करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पर E क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम इंटेग्रल से बाहर लिख देंगे, तो 2E इंटेग्रल ऑफ DS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इंटेग्रल ऑफ DS की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। एज वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसकी इक्वल होती है, चार्ज बाय एरिया। एंड सरफेस एरिया मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था कितना है, S, ठीक है। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा S, ओके। एंड ऑल्सो इंटेग्रल ऑफ DS, इंटीग्रेशन का साइन एंड D आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, S। तो मैंने वही लिखा है, इंटेग्रल ऑफ DS कितना है, S, जो क्या है सरफेस एरिया ऑफ शीट, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2E इंटू S, यहाँ पर हमने इंटेग्रल ऑफ DS की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो Q की वैल्यू सिग्मा S यहाँ पुट कर दे, ठीक है। तो देखो यहाँ से S एंड S कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is the required expression for electric field due to a uniformly charged thin sheet, okay? So conclusion क्या है इसका, the magnitude of electric field is independent of R, but it depends on the surface charge density, ठीक है। तो देखो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, कौन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, P एंड P डैश, ये दोनों कितने डिस्टेंस पर थे, R डिस्टेंस पर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ये R डिस्टेंस तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सिग्मा, मीन्स ये किस पर डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। So this is the second application of Gauss theorem, okay. Thank you.